हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स वीडियो में। और ये है G20 स्पेशल करंट अफेयर्स वीडियो आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। इसमें G20 से रिलेटेड तमाम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब को शामिल किया गया है, डिटेल बताया गया है, वीडियो, एनिमेशन, मैप, ग्राफिक्स सब कुछ का यूज़ करते हुए आपके बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, 17 सितंबर यानी संडे को सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है, जनवरी से लेकर सितंबर तक का आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। देखिएगा ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। ठीक है, कब है? 17 सितंबर की सुबह 11 बजे यानी संडे की सुबह 11 बजे। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों और एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। G20 है क्या? G20 या फिर इसको कहेंगे ग्रुप ऑफ 20, इसका गठन हुआ था वित्तीय संकट को देखते हुए 1999 में। वित्तीय संकट ने उस दौरान पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को काफ़ी प्रभावित किया था, दुनिया के और देशों को भी, यूरोप को भी प्रभावित किया था। तो उसी के बाद ये तय हुआ कि दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक संगठन हो और उसमें उभरते हुए विकासशील देश और विकसित देश दोनों शामिल हों। तो G20 बनाया गया था 1999 में, दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए। और अब इसके 21 सदस्य हैं, 21। और 2024 की जो समिट होने वाली है ब्राज़ील में, तब इसे G21 के नाम से जाना जाएगा। इसमें 19 देश और 2 यूनियन संगठन शामिल हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और बताएंगे। अब और दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बताएंगे आगे। ओके, अलग अलग क्वेश्चन के जरिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किन देशों और संगठनों ने MOU साइन किया है? आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी 7 देश हैं और एक संगठन। कौन कौन? भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA और यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में, कब हुआ G20 शिखर सम्मेलन? 9 और 10 सितंबर को। तो उसी के दौरान MOU साइन किया गया है और उसका एक वीडियो भी दिखा देना चाहता हूँ ये। ठीक है, तो इन सब देशों ने, कौन कौन से देश है एक बार और रिवाइज कर लें। भारत, UAE, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, जर्मनी, USA और यूरोपीय यूनियन, इन सब ने साइन किया है और इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा इजराइल और जॉर्डन को भी होने वाला है। तो अब सवाल उठता है कि ये कितना लंबा कॉरिडोर है, क्या क्या होगा इसमें? देखिए, इनिशियल मैप आप देख रहे हैं, ये यहाँ से मुंबई से हम चले और वहाँ यूरोप तक पहुँच गए। अब इसको एनिमेशन के ज़रिए समझते हैं। प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं आगे, देखते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, वो मिडिल ईस्ट है। ठीक है, और इधर का हिस्सा ये है यूरोप। तो हमारा जो कॉरिडोर है वो इंडिया से यानी मुंबई से चलकर और यूरोप तक पहुँचेगा। करीब 6000 से 8000 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 3500 किलोमीटर समुद्री मार्ग होगा। एक बार आपको इसको ढंग से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये दिख रही, ये जो है समुद्री मार्ग है, कहाँ से? मुंबई से चले और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE का दुबई शहर है, वहाँ दुबई पोर्ट है, वहाँ तक ये सी रूट हो गया। उसके बाद फिर दुबई से सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल तक ये क्या होगा? रेल और रोड मार्ग होगा। यहाँ रेलवे ट्रैक बिछाई जाएंगी, पूरा यहाँ से यहाँ तक काफ़ी लंबा चौड़ा होने वाला है। उसके बाद फिर ये समुद्री मार्ग होगा, जो एक ग्रीस की ओर चला जा रहा है, एक इटली की ओर चला जा रहा है, ये वाला जो इटली है यहाँ पर ये ग्रीस है, और एक फ्रांस की ओर चला जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर रोड और रेल मार्ग बनेगा पूरा यहाँ तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया से सीधा कनेक्ट हो जाएगा ये पूरा मध्य पूर्व और पूरा यूरोप। भारत के व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो सी रूट तो आप देख रहे हैं, ये अरब सागर में, और दूसरा ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी हो गया। और अगर सड़क मार्ग की बात करेंगे, रोड और रेल, तो वो कौन किन किन देशों में होगा? आप देख रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE, इधर सऊदी अरब, यहाँ वाला जो हिस्सा है वो जॉर्डन, और ये इजराइल हो गया। यहाँ हाइफा पोर्ट है, यहाँ से फिर कनेक्ट हो जाएगा ये समुद्री मार्ग में। और फिर रोड जो होगा वो इधर ग्रीस, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, इन सब से होते हुए, और फिर इधर इटली में रोड रूट होगा, रेल रूट होगा, और फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह में, मतलब
पूरा यूरोप तक अपना माल सामान वहाँ पहुँच सकेगा। इन सब का मतलब टोटल जो कारोबार है ना इन सब का वो पूरा हो सकेगा। और ये सिर्फ आप नॉर्मल कारोबार की बात मत कीजिएगा, यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। देखिए समुद्र में विशेष तौर पर सबमरीन केबल बिछाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन जो है ना और बेहतर हो सके। यहाँ भी ज़मीन के नीचे भी ये काम किया जाएगा। ओके, इसके अलावा ऊर्जा ग्रिड बनाए जाएंगे और ग्रीन जो एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी, उनके लिए पाइपलाइन डाली जाएंगे पूरा यहाँ तक, इंडिया से लेकर यहाँ तक। मतलब कि ये हो गया कि सऊदी अरब से ग्रीन एनर्जी, उसके अलावा क्रूड ऑयल वगैरह का भी पूरा कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक रहेगा। मतलब काफ़ी बड़ी ये परियोजना होने जा रही है। ठीक है, पोर्ट के बीच में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, तो उसके लिए पोर्ट भी और बेहतर बनाए जाएंगे, उनकी कैपेसिटी भी बहुत ही बेहतर करी जाएगी, की जाएगी। तो आर्थिक विकास भारत से लेकर यहाँ तक बहुत ही बेहतर होगा। ओके, तो ये सब कुछ होने वाला है। पोर्ट हो गया, सी केबल हो गया, सबमरीन केबल हो गया, रेल प्रोजेक्ट हो गया, रोड प्रोजेक्ट भी होगा, और ये पाइपलाइन गैस की हो गई, क्रूड ऑयल की हो गई, ये सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। अब सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट किसका विकल्प होगा और क्यों अचानक अमेरिका इतनी तेज़ी से इनिशिएटिव लिया, उसके बाद तमाम देशों को मनाकर समझाकर और ये सब कर रहा है। तो ये सब हो रहा है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, उसको देखते हुए। आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया हुआ है कि BRI का ये मैप है। उसने क्या किया है, उसने जो उसका सिल्क रूट था उसको फिर से जीवित करने की कोशिश की है, और भारत इस BRI का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में यानी POK से भी गुजरता है एक हिस्सा, यहाँ से इस तरफ से यहाँ तक, और जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहते हैं, CPEC कहते हैं, और इस वजह से भारत BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करता है। ठीक है, इसका जो जमीनी रूट ये है जो पुराना सिल्क रूट पर आधारित है। ओके, और ये जो कॉरिडोर है ये आप देख रहे हैं, यहाँ से बांग्लादेश से कनेक्ट करता हुआ इधर पूरा इसका ये प्लान है। तो मतलब ये हुआ कि चीन की जो दादागिरी है ना वो लगातार बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे उसका व्यापार और बढ़ता जाएगा। तो अब हुआ क्या, अमेरिका जो है लगातार ये कोशिश में है कि चीन को किसी तरीके से डाउन किया जाए। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में उसके लिए भारत है, मिडिल ईस्ट है। ठीक है, तो उन सब को वो समझाने की कोशिश की लगातार उसने, अमेरिका ने। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, यानी जो कॉरिडोर बनना है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसके लिए अमेरिका पिछले लंबे समय से कोशिश कर रहा था। BRI प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे देश बैंकरप्ट हो चुके हैं या होने को हैं। और क्या कर रहा है, जैसे हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, वहाँ पर जाके उसने हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। चूँकि वो इतना ज़्यादा लोन दे दिया, इतना ज़्यादा लोन चीन ने दे दिया कि वो चुका नहीं सकता, उसके पास इतनी कमाई है ना उन देशों के पास, तो चुका नहीं सकता। और ऐसे में एक तरह से उसके बहुत सारी बंदिशों के चक्कर में आ गए। इसलिए अमेरिका ये सोच रहा था कि एक कॉरिडोर बने और उससे व्यापार हो सके। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताया। और एक और चीज़ की क्या वजह है भारत के लिए इससे जोड़ने की, एक तो भारत अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों पहली बार मिडिल ईस्ट में एक साझेदार बने हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, मिडिल ईस्ट से इंडिया और करीब आया है। पाकिस्तान हमेशा ही कोशिश करता रहा है कि इंडिया का कोई ज़मीनी रूट यहाँ से ना कनेक्ट हो, लेकिन अब हम सी रूट से होते हुए एक कॉरिडोर में कनेक्ट हो जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, भारत के ईरान के साथ भी संबंध सुधरे हैं, लेकिन अमेरिका का जो प्रतिबंध है, मतलब भारत ने यहाँ पर एक बंदरगाह भी बनाया था, और लेकिन उसको सही ढंग से इंडिया यूज़ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि क्या है ना कि एक तो ये अफ़गानिस्तान डिस्टर्ब हो गया, यहाँ से एक कॉरिडोर यहाँ से निकालने वाले था इंडिया ये वाला, लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान डिस्टर्ब है और ईरान पर बहुत सारे अमेरिकी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, तो इस वजह से ये कॉरिडोर भारत जो है ना यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा। तो एक अच्छा विकल्प यहाँ पर मिल गया है। साथ ही अरब देशों के साथ भारत की भागीदारी और बढ़ेगी, UAE, सऊदी अरब, इन सब सरकारों के साथ और उन देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। अमेरिका को उम्मीद है कि इस मेगा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से अरब देशों के साथ जो है ना वो राजनीतिक स्थिरता आएगी, संबंध बेहतर हो सकेंगे।
अब सवाल है कि इसमें फाइनेंस कौन करेगा। तो देखिए फाइनेंस को लेकर अभी तय नहीं हुआ है, जल्द ही मीटिंग होगी इस प्रोजेक्ट की, और उसके बाद इस पर सब कुछ तय कर लिया जाएगा। देखिए ये जो पिछला टॉपिक था ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने वो थोड़ा डिटेल बताया। ओके, और ये स्पेशल वीडियो है, तो ये आप समझ लीजिए कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही। चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, रटने से कुछ काम होने वाला नहीं है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप एक बार देख लें तो आप समझ जाएं, और पीडीएफ पढ़ लें तो फिर तो रिवाइज हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। G20 समिट के दौरान किस देश ने चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ने का इशारा किया है? आंसर होगा इटली। ठीक है, देखिए इटली जो है ना, वो BRI पर सिग्नेचर करने वाला एकमात्र G7 देश है। हालांकि इटली ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन इस G20 समिट में उसने ये इशारा कर दिया है, और ये बताया जा रहा है कि आर्थिक वजहें हैं इसकी। ओके, तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, तो उन्होंने ये इशारा किया। इटली कहाँ पर है दिखा देते हैं, प्यारा भारत इस तरफ, और ये रहा इटली, यूरोप का एक हिस्सा है, यूरोपीय यूनियन में शामिल है, वो G7 का मेंबर है वो। ठीक है, तो उसने कहा है कि हम कुछ वक्त लेंगे, और उसने चीन के जो प्रीमियर हैं ली कीयांग, तो उनसे बातचीत भी की है। मेलोनी कह चुकी हैं कि वो आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर चीन से फाइनल बात करेंगी, और उसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, देखिए पिछले 10 साल में 3 बार इटली मंदी का सामना कर चुका है, और उसने BRI का रास्ता तब चुना था जब उसे निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद ज़रूरत थी। उस दौरान इटली जो है ना, वो इटली के यूरोपीय यूनियन से संबंध अच्छे नहीं थे, और फंड्स के लिए वो चीन की ओर रुख किया था। उसने BRI प्रोजेक्ट पर हाँ करी थी और साइन किया था। तो अब इटली ने इस समझौते से अलग होने का सोच लिया है, उसको बहुत कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, बेल्ट एंड रोड ये इनिशिएटिव, इससे वो निकलना चाह रहा है। चीन ने धमकी भी दी है। इटली में चीन के जो एम्बेसडर हैं, उसने कहा है कि अगर इटली BRI से बाहर होता है तो इसके नतीजे उसको भुगतने होंगे। बताइए, धमकी भी दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, वो सब डिटेल नोट्स, MCQ सब कुछ उसका PDF अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, पूरा G20 का एक साथ। और हाँ, एक मेंबरशिप प्लान भी है, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स खास तौर पर, तो ये मेंबरशिप प्लान है 1 ईयर का। इसके ज़रिए आपको अगले 365 दिनों तक करंट अफेयर्स मिलता है, PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और पिछले भी अब तक के 2023 के 2022 के भी PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। और वो PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर होता है, MCQ होता है, MCQ विद डिटेल नोट्स होता है, और वीडियो का लिंक भी होता है। मतलब कि आप जिस तरीके की तैयारी करना चाहते हैं वैसा आप PDF उठा लें। अगर तुरंत एग्जामिनेशन है तो MCQ पढ़ लें, ओके, वो या 1 लाइनर पढ़ लें, और थोड़ा वक्त है एग्जामिनेशन में तो आप पूरा नोट्स डिटेल पढ़ लें। और वीडियो का लिंक है तो आप क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाएगा। जैसे जो कॉरिडोर स्पेशल बन रहा है उस पर अगर आपको पढ़ रहे हैं और उसको विजुअली समझना है तो आप वहाँ क्लिक करें और वीडियो ओपन हो जाएगा। तो ये खास चीज़ है इस मेंबरशिप प्लान में, और इसी के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। करंट अफेयर्स को तो डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट सीरीज़ है। इसके अलावा तमाम एग्जामिनेशन के, चाहे UPSC हो, BPSC हो, UPPSC हो, SSC हो, और तमाम एग्जामिनेशन मतलब सब कुछ के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट के। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, बहुत मामूली सी रकम है 1 ईयर की मेंबरशिप प्लान की, और छूट भी चल रही है 50% की। देखिएगा जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया, तो यह इनमें से किससे संबंधित है? आंसर का जलवायु और मौसम की निगरानी से संबंधित है। देखिए, भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की मदद के लिए पर्यावरण और जलवायु निगरानी का G20 उपग्रह मिशन का प्रस्ताव दिया। G20 के तमाम देश हैं वो सब इससे कनेक्टेड रहेंगे और एक प्रोजेक्ट सैटेलाइट का वो तैयार करेंगे। G20 लीडर्स समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे जो प्राप्त जलवायु और मौसम का डेटा है
वो सभी देशों और ख़ास तौर पर ग्लोबल साउथ देशों को साझा किया जाएगा। भारत उन सभी G20 देशों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। आप सोच रहे होंगे ग्लोबल साउथ क्या है? देखिए, ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल अक्सर डेवलपिंग कंट्री और जो अल्प विकसित देश हैं ना, उन सब के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया के कुछ देश, लैटिन अमेरिका, इन सब के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, G20 समिट में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस यानी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा हुई है, तो इसके आरंभिक सदस्य कौन हैं? इनिशियल मेंबर तो उपरोक्त सभी कौन कौन से? भारत, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, UAE और USA। तो ये सब इसके इनिशियल मेंबर हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं कनाडा और सिंगापुर, ठीक है। तो ये जो समिट हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की और उसको प्रस्ताव रखा और फिर तमाम देशों ने इसमें साइन किए। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो वीडियो भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, ठीक है। तो इसमें शुरुआत में तो 9 देश इसमें शामिल हुए हैं, 2 ऑब्जर्वर मेंबर हैं, लेकिन कुल मिलाकर 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें शामिल होने की सहमति दे दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ना इनिशियल मेंबर वाला, तो ये हमेशा तो इनिशियल मेंबर का रहेगा ही, मतलब संस्थापक सदस्य के रूप में आप मान सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे देश इसमें शामिल होने वाले हैं, जैसे ISA जो बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऐसे ही ये बायोफ्यूल अलायंस जो है ना वो बन चुका है और उसमें बहुत सारे देश शामिल होने वाले हैं। उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, मजबूत बायोफ्यूल बाजार विकसित करना, ओके, परिवहन में टिकाऊ बायोफ्यूल ईंधन का उपयोग को तेज करना, नीति साझा करना आपस में, और राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रम तमाम देशों में चले उसके लिए टेक्नोलॉजी जो है ना वो मुहैया कराना, ठीक है। तो ये सारे जो है ना उद्देश्य हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, उसके ये सब मेंबर कंट्री हो गए, ऑब्जर्वर मेंबर हो गए, ऑब्जर्वर मेंबर, और बहुत सारे देश में धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। अब सवाल है कि बायोफ्यूल होता क्या है? देखिए, बायोफ्यूल वो फ्यूल है जिसको पेड़ पौधों से प्राप्त किया जा सकता है, और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि इससे प्रदूषण जो है ना वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। बायोफ्यूल का सबसे बड़ा उदाहरण है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। और भारत में जैव ईंधन नीति भी है 2018 की, उसके तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल शामिल किया जा रहा है और कई शहरों में इसको लागू किया जा चुका है। सवाल है कि भारत के लिए क्यों ज़रूरी है ये? भारत की पहली है ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। देखिए, भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अपनी 85% से अधिक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आयात पर निर्भर हैं क्रूड ऑयल के, और क्रूड ऑयल हो गया, इसके अलावा जो गैस हो गए, ओके, नेचुरल गैस हो गए, इन सब का। तो जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल का उपयोग करके हम ऊर्जा आयात को पर जो निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं, और देश में तेज़ी से ऊर्जा उपयोग करके हम जो कार्बन उत्सर्जन कम करना है उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि बायोफ्यूल अलायंस की बात हो रही है, तो एक सवाल कि विश्व जैव ईंधन दिवस यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मुझे लगता है आप बोर नहीं हो रहे होंगे और पसंद आ रहा होगा लगातार। अगर पसंद आ रहा है, लाइक बटन दबाइए और बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है ये पूरा कंटेंट। थोड़ा लंबा ज़रूर होगा क्योंकि G20 का जो पूरा समिट है, इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं और उनकी तैयारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक और बात बता दूं कि जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम आए, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आए। तो जो मैं डिटेल बता रहा हूँ उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये सारे डिटेल ज़रूरी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, G20 समिट के दौरान सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं ने किस महापुरुष को स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी है? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी राजघाट पर
शीश झुकाया तमाम देशों के नेताओं ने, लीडर्स ने। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। G20 समिट का दूसरा और आखिरी दिन था 10 सितंबर को। तो उस दौरान तमाम सदस्य जो देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष, मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता, वो सब राजघाट पहुँचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, सिर झुकाया वहाँ पर। 2 मिनट का मौन भी रखा गया यहाँ पर, ठीक है। राजघाट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने सभी नेताओं को खादी का शॉल दिया, स्वागत किया और फिर राजघाट के बारे में जानकारी दी। वैसे महात्मा गांधी, राजघाट, इन सब के बारे में पूरी दुनिया को पता है और दुनिया के महात्मा के तौर पर और भारत के राष्ट्रपिता के तौर पर हम जानते हैं, पूरी दुनिया मानती है, जानती है, ठीक है। तो एक शानदार ये चीज़ देखने को मिला है G20 के दौरान। महात्मा गांधी की जो स्मारक है उनका, वहाँ पर शीश झुकाया, वहाँ मौन धारण किया, दुनिया के जो डिसीजन मेकर देश हैं उन सब ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब G20 का जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, यानी नई दिल्ली घोषणा पत्र है, उन सब के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ये 37 पेज का ये घोषणा पत्र है, 83 पैराग्राफ है और ये जो साझा घोषणा पत्र है वो उसको स्वीकार कर लिया गया। और आपको बताऊं कि साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इसलिए भी खास थी क्योंकि पिछले जो समिट हुई थी इंडोनेशिया में, बाली में, तो वहाँ नवंबर 2022 में, तो वहाँ पर जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसको लेकर बड़ा मतभेद था। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर तमाम देशों के बीच में सहमति नहीं बन पाई थी उस डिक्लेरेशन में। और उसके बाद क्या हुआ था कि रूस और चीन की जो टिप्पणियाँ थी उसको फिर उसमें शामिल करनी पड़ी थी, टिप्पणियों को अलग से उसमें रखा गया था और विवाद भी हो गया था, असहमति जो है ना उन सब की शामिल की गई थी। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला है, शानदार बात है कि दिल्ली घोषणा पत्र उसको स्वीकार कर लिया तमाम देशों ने। तो मुख्य जो पॉइंट है उन सबको देख लेते हैं। तो उसमें यह है कि सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG यानी सतत विकास लक्ष्य उस पर काम करेंगे, जो यूनाइटेड नेशंस का SDG है वो। भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस जो वो भी बनाया जाएगा, ठीक है। सभी देश जो है वो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के नियमों के अनुसार काम करेंगे। बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा जो कि बन चुका है। एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंकिंग को मजबूत किया जाएगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर फोकस किया जाएगा, यानी जो आर्थिक रूप से जो थोड़ा कमज़ोर हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उन सब पर फोकस किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर ग्लोबल पॉलिसी बनाई जाएगी, ठीक है। कर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि जैसे चीन जैसे जो देश हैं वो कर्ज देकर और उन देशों पर हावी ना हो जाए। तो भारत ने कॉमन फ्रेमवर्क बनाने पर जोर दिया। इसके अलावा ग्रीन और लो कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए और सभी देशों को ये टेक्नोलॉजी दी जाए। और सभी देशों ने आतंकवाद को लेकर हर रूप से आलोचना की। इंटरनेशनल टैक्सेशन पर भी कुछ सोचने का, विचारने का ये तय किया गया, ठीक है। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। G20 की स्थापना के बाद पहली बार 2023 में इसका विस्तार हुआ, तो 21वां सदस्य कौन बना है? आंसर का अफ्रीकी संघ। न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, ठीक है। तो अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया है। भारत मंडपम में G20 का शिखर सम्मेलन 9 सितंबर को शुरू हुआ था, तो उसी के उद्घाटन सत्र के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को संगठन का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रख दिया और इसमें तमाम जो देशों हैं उन सब की सहमति हो गई और फिर ये यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया, ठीक है। तो ये हुआ है, एक इम्पॉर्टेंट फैसला हुआ है। और जो अगला समिट होने वाला है 2024 में ब्राज़ील में, तो उसको G21 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेंबर कंट्री हो गए हैं G20 के, या कहें हम आगे आने वाले वक्त में इसको G21 कहेंगे। तो भारत, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, UAE और यूरोपीय
यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, 19 देश और 2 यूनियन, 2 संघ उसमें शामिल है। ठीक है, तो ये तमाम मेंबर हो गए। और इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। कोई मुख्यालय या सचिवालय नहीं होता है। जिस देश को अध्यक्षता मिलती है वहाँ पर इसका दफ्तर हो जाता है। और अब अफ्रीकी संघ की ओर देखते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। प्यारा भारत है और अब अफ्रीका की ओर चलते हैं। तो ये जो पूरा अफ्रीका दिख रहा है ना, इसके 55 देशों का एक संगठन है अफ्रीकी यूनियन। ठीक है, स्थापना हुई थी 2002 में और उससे पहले ये अफ्रीकी एकता संगठन के रूप में काम कर रहा था। और इसकी शुरुआत बनाने की तो हुई थी 1963 में ही, 1963 में। और फाइनली ये जो है ना वो बन पाया 2002 में अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो इसका लक्ष्य ये है कि पूरे महाद्वीप में आर्थिक एकीकरण हो। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजाली असोमानी इसके अध्यक्ष हैं, जो देख रहे हैं आप, गले लग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। G20 का कौन सा शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित हुआ है? आंसर होगा 18वां। ठीक है, 18वां ये सम्मेलन था, शिखर सम्मेलन, समिट थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 18वें G20 के शेरपा का नाम बताएं। आंसर होगा अमिताभ कांत शेरपा हैं। और शेरपा का काम जो होता है ना, वो आयोजन से लेकर पूरे कार्यक्रम को आयोजित करना, मतलब पूरे साल तमाम जो भी बैठकें हुई हैं और जो फाइनल ये जो समिट हुआ है उसमें तमाम देशों से सामंजस्य बैठाना, तमाम एजेंसियों, विदेशी एजेंसियों सबके साथ मिल बैठ कर काम करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? आंसर होगा भारत मंडपम। ठीक है, क्या है? भारत मंडपम। और इसको इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हालांकि इसको नाम भारत मंडपम कर दिया गया है। इसको रीडेवलप किया गया है 2700 करोड़ रुपए की लागत से। 7000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। ओके, और इसमें कन्वेंशन सेंटर भी है, तरह तरह के पूरी व्यवस्था है। तो वहीं पर ये आयोजन हुआ है। और यहाँ खास बात है, वॉल ऑफ डेमोक्रेसी को भी दिखाया गया। वहाँ पर 5000 सालों का इतिहास भारत का वहाँ पर दिखाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन। G20 शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल भारत मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? आंसर होगा नटराज। ठीक है, नटराज। उसकी चर्चा पूरी दुनिया में रही है, न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। तो ये नटराज की प्रतिमा, और ये नटराज की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ऊंचाई है 27 फीट, चौड़ाई है 21 फीट और वजन लगभग 18 टन है। अष्ट धातुओं से बना है, यानी 8 धातु से, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, चांदी, सोना, पारा, लोहे से बना हुआ। और शिव की तांडव मुद्रा में ये नटराज की प्रतिमा है। और इसे तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कारीगरों ने तैयार किया। और ये मूर्ति लॉस्ट वैक्स कास्टिंग पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। और ये पद्धति चोला डायनेस्टी था, उसकी तकनीक है ये, उस समय की। और ये 3 मंदिरों से प्रेरित ये मूर्ति बनाई गई है। चिदम्बरम जो जगह है वहाँ के थिल्लाई नटराज मंदिर, कोनेरी राजपुरम में उमा महेश्वर मंदिर और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो इससे ये प्रेरित है। और चोला डायनेस्टी यानी चोल वंश वो 9वीं से 11वीं शताब्दी तक भारतीय प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्से पर उसका शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री यानी अतिथि देश का दर्जा दिया था? आंसर का 9 देशों को। ठीक है, 9 देशों को गेस्ट कंट्री बनाया गया था। जो G20 के मेंबर तो थे ही, साथ में 9 ये देश के राष्ट्राध्यक्ष भी, उनको भी बुलाया गया था यहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रीय जो संगठन है उन सबको बुलाया गया था। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को या उन सबको गेस्ट कंट्री के तौर पर दर्जा दिया था? किन देशों को? ठीक है, 2023 के समिट के लिए
किन देशों को? तो आंसर को उपरोक्त सभी 9 देश हैं, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई और नीदरलैंड्स। ठीक है, तो इनको गेस्ट कंट्री के तौर पर दर्जा दिया गया था। तो इनमें से ज़्यादातर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, केवल स्पेन के नहीं पहुँच पाए, पेड्रो चेन। तो ये पेड्रो नहीं पहुँच पाए क्योंकि इनको कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की अध्यक्षता में 18वें G20 समिट के थीम बताएं। आंसर होगा वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये और लोगो भी आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्रपति को सौंपी है? आंसर होगा ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है? लूला डा सिल्वा। तो उनको अध्यक्षता सौंप दी है। तो अगली जो समिट होने वाली है वो ब्राज़ील में होगी 2024 में, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में। 2024 का ब्राज़ील में, 2025 का दक्षिण अफ्रीका में और 2026 का यूएसए में होगा। ठीक है, तो फिर से बता दूं, 2024 का ब्राज़ील में होगा, यानी ब्राज़ील को अध्यक्षता दी गई। 2025 में अध्यक्षता करेंगे दक्षिण अफ्रीका, वो करेगा। 2026 में यूएसए करेगा। ठीक है, तो G20 समिट के आखिरी दिन यानी 10 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अध्यक्षता सौंपी है और ये आप देख रहे हैं जो हथौड़ा है लकड़ी का वो सौंपा। ठीक है, तो एक बार ब्राज़ील को देख लेते हैं, मैप में है कहाँ पर ब्राज़ील। तो ये तो रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं दक्षिणी अमेरिका की ओर। ये है दक्षिणी अमेरिका महादेश और उसमें ये वाला जो रेड कलर में देख रहे हैं आप वो है ब्राज़ील। तो ये अगले साल जो समिट होगा उसकी अध्यक्षता करेगा और इस समिट को आयोजित करेगा ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राज़ील, उसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की अध्यक्षता में G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब होगा? आंसर होगा नवंबर 2023 में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को सौंप दी है, लेकिन भारत नवंबर 2023 तक अध्यक्ष बना रहेगा। ओके, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया कि नवंबर में हम वर्चुअल समिट एक और करते हैं और फिर उसमें बातचीत करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की अध्यक्षता में G20 की 200 से अधिक बैठक कितने शहरों में हुई है? आंसर होगा 60 सिटीज़ में, 60 शहरों में ये बैठक हुई है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इससे ये भारत के लोगों का G20 बन गया इस दौरान। ठीक है, तो 60 शहरों में 200 से अधिक G20 की मीटिंग हुई। अच्छा, लगातार अलग अलग वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं कि साहब ये बताइए कि कितनी मीटिंगें हुई हैं और किन किन शहरों में हुई हैं। देखिए, जब संख्या इतनी हो जाती है ना, 200 और 60, तो अब आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि हर मीटिंग के बारे में आप जानें कि कहाँ पर किस किस शहर में हुई थी। वो सब क्वेश्चन अब G20 समिट होने के बाद वो उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो बस इतना आप समझ लीजिए कि 60 शहरों में 200 से अधिक मीटिंग हुई है। अगर 60 याद करने लगेंगे तो एक तो याद करना बस की बात नहीं होगी, और दूसरी बात कि इतना गहराई से अंदर से किस सिटी में कौन सी मीटिंग हुई ये अब महत्वपूर्ण उतना नहीं रह जाता है। ठीक है, तो जो पहली मीटिंग हुई थी उसका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिए आप। भारत ने G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली शेरपा मीटिंग किस शहर में आयोजित की थी? आंसर होगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में पहली शेरपा मीटिंग हुई थी। कब हुई थी? 4 से 7 दिसंबर 2022 को, पिछले साल। ओके, उदयपुर में हुई थी। G20 की जो अध्यक्षता होती है वो दिसंबर से अगले साल के नवंबर तक के लिए मिलती है। ठीक है, तो अभी नवंबर तक, इस साल 2023 में नवंबर तक भारत G20 का अध्यक्ष है और फिर दिसंबर से अगले साल के नवंबर तक ब्राज़ील अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, G20 समिट में किन सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थित रहे और अपने प्रतिनिधि भेजे उन्होंने? तो आंसर होगा यहाँ पर चीन और रूस। ठीक
ठीक है, क्या है, चीन और रूस। यहाँ क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, सदस्य देशों की बात हो रही है। ओके, तो G20 की बहुत ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग हुई और इसमें ये 2 मेंबर कंट्री के मुखिया नहीं आए। एक और जो गेस्ट कंट्री था स्पेन, उसके भी राष्ट्रपति नहीं आए क्योंकि उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। लेकिन ये दोनों तो मेंबर थे और इसलिए ये क्वेश्चन है मेंबर का, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सदस्य देश की बात हो रही है। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन्होंने कह दिया था कि हम नहीं आएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो अनुपस्थित रहे और चूँकि यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है उसकी वजह से वो अनुपस्थित रहे और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव को यहाँ इंडिया भेजा और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी जगह पे प्रीमियर ली कियांग को भेजा यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था G20 समिट का पूरा कंटेंट। ठीक है, तो 17 सितंबर यानी संडे की सुबह 11 बजे मैराथन वीडियो देखिएगा ज़रूर। ओके, पूरे साल का यानी जनवरी से सितंबर तक का कंटेंट होगा वहाँ पर। और जो भी आपने देखा वीडियो उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मेंबरशिप प्लान है, ये देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, अब मिलते हैं डेली के करंट अफेयर्स में जो कि मंडे टू सैटरडे आता है। ओके, बाय।